नमस्कार साथियों। ये क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट लेखन कला और शहरी जीवन की थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ विशेषताएं जो किसी भी शहरीकरण को परिभाषित करती हैं। तो शहरीकरण की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें हमने एक चीज़ ये जानी थी कि कोई भी जो शहरी अर्थव्यवस्था होगी उसमें एक सामाजिक संगठन होता है। साथ साथ शहरी अर्थव्यवस्थाओं में हिसाब किताब को लिखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्थाओं में या शहरी जीवन में श्रम का विभाजन भी देखने को मिलता है। साथ साथ शहरों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर भी निर्भर करती है। लेकिन जो शहर होते हैं उन शहरों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है और ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के चलते यहाँ पे कई सारी आर्थिक गतिविधियाँ की जाती हैं और वो आर्थिक गतिविधियाँ खाद्य उत्पादन के अलावा जो अन्य आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जैसे कि सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ या सेकेंडरी जो फील्ड होता है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब सेकेंडरी सेक्टर माफ़ कीजिएगा सेकेंडरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं और टर्सरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं ये शहरों में हमें देखने को मिलती हैं। जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मोटे तौर पे खाद्य उत्पादन मुख्यतः काम होता है। इसके साथ साथ पशु पालन भी मुख्य कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए ये बात करने वाले हैं कि जो शहरी अर्थव्यवस्था है उस शहरी अर्थव्यवस्था में लेखन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेसोपोटामियाई सभ्यता में लेखन का विकास किस तरीके से होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। तो मोटे तौर पे हम लेखन के बारे में बहुत सारी बातों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लेखन के कार्य की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो लेखन के कार्य की ज़रूरत ही तब शुरू हुई जब समाज को इस बात की ज़रूरत पड़ी कि भाई जो भी लेन देन हो रहा है समाज में लोगों के बीच में उस लेन देन का एक लेखा जोखा उसका एक हिसाब किताब रखना है, उसका एक स्थायी हिसाब रखना है। तो स्थायी हिसाब को रखने की ज़रूरत के चलते मेसोपोटामियाई सभ्यता में लेखन का कार्य जो है वो शुरू होता है। अब सवाल उठता है कि मेसोपोटामिया में लेखन का कार्य किस प्रकार किया जाता था और लेखन के का कार्य वास्तव में मेसोपोटामियाई सभ्यता में होता था। इस चीज़ के क्या हमारे पास एविडेंसेस या साक्ष्य हैं। तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई, जो सबसे पहली पट्टिकाएं पाई गई वो थी लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास की। ठीक है। और इन पट्टिकाओं में मिट्टी की एक तरीके से स्लेट की तरह दिखने में ये हैं। मैं इनका चित्र भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास की जो पट्टिकाएं थी वो साक्ष्य के तौर पे हमें मिलती हैं। हमारे पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान या अन्वेषणों के दौरान 3200 ईसा पूर्व के आसपास की पट्टिकाएं मिली। ठीक है। तो इससे एक चीज़ की पुष्टि हो जाती है कि मेसोपोटामिया में लेखन का कार्य तो होता था। दूसरी इस एविडेंस से ये भी पुष्टि होती है कि भी लेखन का कार्य पट्टिकाओं पे किया जाता था, यानी जो मिट्टी की स्लेट होती थी उनके ऊपर लिखा जाता था। तो दो बातें यहाँ से क्लियर होती हैं। साथ साथ उन पट्टिकाओं पे क्या चीज़ मिली उसके बारे में भी लिखा गया है कि 3200 ईसा पूर्व के आसपास की पहली पट्टिकाएं मेसोपोटामिया में हमें देखने को मिलती हैं और उनमें कुछ चित्र हैं, कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है। और वो क्या है, किस चीज़ के हैं, तो उसमें कुछ चिन्ह शामिल हैं और कुछ संख्याएं दी गई हैं, यानी कुछ सिंबल्स का यूज़ किया गया है और कुछ नंबर्स का यूज़ किया गया है। तो जो पट्टिकाएं मिली हैं उन पट्टिकाओं के ऊपर कई प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं और हर चिन्ह का एक अपना अर्थ निकलता होगा। साथ साथ कुछ संख्याएं भी लिखी गई हैं, तो उन संख्याओं का भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होगा जिसके विषय में मेसोपोटामियाई जो लोग हैं वो जानते होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। ये बात मैंने आपको बताई। जैसे ही पट्टिका शब्द आया, पट्टिका को इंग्लिश में कहते हैं टैबलेट। तो जैसे ही पट्टिका शब्द आया मैंने आपको बताया कि मिट्टी की स्लेट होती थी एक तरीके से। ठीक है। उन पे मेसोपोटामियाई जो लोग थे वो लिखा करते थे। अब लिखने का काम जो था वो इतना आसान, इतना इजी नहीं था। लिखने के लिए भी एक विशेष प्रकार के कौशल की ज़रूरत थी, क्योंकि उस दौर में जिस विधि से लिखा जाता था उस विधि का इस्तेमाल करते हुए कौशल का, योग्यता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती थी। तो जो लिखने वाला होता था उसको कहते थे लिपिक। अब देखिए, लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था, फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक
ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़कर रख सकता था। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतह को चिकना बना लेता था। अभी वर्तमान में क्या है, हम लोग रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेसोपोटामियाई सभ्यता में क्या होता था, चिकनी मिट्टी को गूंथ लिया जाता था। लिखने वाला ही इस काम को करता था। गूंथने के बाद में उसके ऊपर हाथ से थपकियां मार के उसको एक निश्चित आकार दे दिया जाता था, और आकार भी इस तरीके का दिया जाता था ताकि लिखते समय लिपिक उस पट्टिका को आसानी से अपने हाथ में होल्ड कर पाए। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि भाई लिखते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ती थी, साथ साथ विशेष योग्यता और कौशल की जरूरत भी पड़ती थी। उसके बाद जब वो प्लेट जो जो स्लेट थी, मिट्टी की स्लेट जब तैयार हो जाती थी तो वो उसको सुखाया नहीं जाता था, बल्कि जब वो हल्की सी सूखती थी तभी उसके ऊपर सरकंडे की तीखी नोक वाली लकड़ी से उस पट्टिका की उस नमी वाली चिकनी सतह के ऊपर चिन्ह बना दिए जाते थे, और वो चिन्ह कीलाकार होते थे, यानी कील के आकार के गड़े हुए चिन्ह होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर सरकंडे की तिल्ली की तीखी नोक से उस पट्टिका की नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना दिया जाता था। और जब वो चिन्ह बना दिया गया, इसका मतलब कि उस गीली पट्टिका के ऊपर जो थोड़ी थोड़ी गीली है उस पट्टी के ऊपर लिख दिया गया है, जो भी हिसाब किताब लिखना है या जो भी कानून के बारे में लिखना है या फिर राजा की उपलब्धि के बारे में लिखना है या कानूनों में कोई संशोधन या बदलाव हुआ है तो उसके बारे में लिखना है। तो लिखने के बाद में उसको फिर धूप में रख दिया जाता था, और धूप में रख के उसे सुखाया जाता था। तो साथियों, ये लेखन का पूरा एक प्रोसेस हुआ करता था जिसका इस्तेमाल मेसोपोटामिया के लोग किया करते थे। तो इसी चीज़ को देख लेते हैं। फिर इन पट्टिकाओं को धूप में सुखाकर पका दिया जाता था जिससे वे मजबूत हो जाती थी। तो ये लेखन के बारे में था। अब हम देख लेते हैं उन पट्टिकाओं को। तो साथियों, ये जो दो चित्र दिए हैं, ये दोनों चित्र जो है उन पट्टिकाओं को दर्शाते हैं। तो ये चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई गई, यानी चिकनी मिट्टी को पहले आटे की तरह गूंथ लिया गया, उसके बाद में उसे एक आकार दे दिया गया। आकार देने के बाद उसको हाथ से थापा गया, हथेलियों से उस पर थपथपाहट लगाई गई और उसको एक ये निश्चित आकार दे दिया, ठीक है। आकार देने के बाद जब ये थोड़ी सी सूखती थी तो उसी समय इसके ऊपर सरकंडे की जो लकड़ी होती थी जिसकी नोक नुकीली या तीखी होती थी उससे इसके ऊपर गोद कर, ठीक है, लिख दिया जाता था। तो इन लाइनों में ये लिखा हुआ है, ये जितना भी है ये लिखा गया है। अब लिखने का स्वरूप क्या था भाई, किस तरीके से लिखते थे, क्या चीज़ लिखते थे, तो ये मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके ऊपर स्वर या व्यंजन ना लिख के ये लोग क्या करते थे, ये चिन्ह बनाते थे, ठीक है, जिन चिन्हों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता था। साथ साथ ये क्या करते थे, कुछ नंबर्स लिखते थे, कुछ संख्याएं लिखते थे जिनका भी अपना कुछ अर्थ निकलता था। तो स्वर और व्यंजन नहीं लिखे जाते थे, ठीक है, यानी सिर्फ एक स्वर या एक व्यंजन को ही ना लिख के पूरे अक्षर के लिए ये लोग एक विशेष प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल करते थे। इसलिए अगर किसी एक लाइन में 10 अक्षर लिखे हैं और 10 के 10 अलग अक्षर हैं तो लिपिक को 10 प्रकार के चिन्ह सीखने पड़ते थे। तो साथियों, इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि लेखन का काम इतना आसान नहीं हुआ करता था। ये दूसरी पट्टिका है, ठीक है, ये दूसरी पट्टिका है जिसके ऊपर लिखा गया है, यानी ये वाली जो पट्टिका है यहाँ से शुरू होती है और लिखते लिखते जब कमी रह गई तो इसके ऊपर लिख दिया और ये अलग से चिन्ह वगैरह बना दिए गए। तो ये लेखन का काम था जो मेसोपोटामियाई सभ्यता में जोर शोर से किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जब उसके ऊपर सरकंडे की तीखी नोक वाली लकड़ी से जब गोद दिया जाता था चिन्हों को या नंबरों को, तो उसके बाद उसको धूप में रख दिया जाता था और धूप में रख के ही उसको सुखाया या पकाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब इसकी एक लिमिटेशन भी थी, इसकी एक कमी थी कि मान लो लिखने वाले ने लिखते समय कुछ गड़बड़ी कर दी, ठीक है, और उस पट्टिका को पूरा लिखने के बाद उसने धूप में सुखा दिया। अब धूप में सुखाने के बाद में जब उसको फिर से देखा तो उसको ध्यान आया कि भाई उसने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, अब उस पट्टिका को फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि उस एक गलती को सुधारने के लिए फिर से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ेगा। यानी फिर से वही चिकनी मिट्टी ली जाएगी, उस चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंथा जाएगा, फिर उसको हाथ की हथेलियों से एक विशेष आकार दिया जाएगा। आकार भी इस तरीके का होगा कि लिखने वाला
जब उसके ऊपर लिखे तो आसानी से उसको अपने एक हाथ में होल्ड कर पाए और दूसरे हाथ से लिख पाए। तो ये एक बड़ी कमी या बड़ी लिमिटेशन हमें इस लेखन कार्य की देखने को मिलती है। ऐसी पट्टिका एक बार जब सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। ये भी एक अलग बात थी कि एक बार जब उस पट्टिका को सुखा दिया जाता था और वो जब वो सूख के तैयार हो जाती थी तो अब उसके ऊपर कोई भी नया चिन्ह, कोई भी नया अक्षर, कोई भी नई संख्या नहीं लिखी जा सकती थी, क्योंकि लेखन का काम तो नम सतह वाली पट्टिका पे यानी गीली सतह वाली पट्टिका पे ही किया जा सकता था। अब वो कोई काम की नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितनी बार लिखना है या जितने अलग अलग विषयों के बारे में लिखना है उतनी ही अलग अलग पट्टिकाओं की जरूरत पड़ेगी। अब अगर कोई हिसाब लिखना है, वो हिसाब अगर 2 ही लाइनों का है तो उसके लिए एक अलग पट्टिका की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है तो उसके लिए अलग पट्टिका की जरूरत पड़ेगी। इसलिए लेखन के विकास और लेखन कला के बारे में जो भी एविडेंसेस मिलते हैं उसमें यह बताया गया कि इस प्रकार की सैकड़ों पट्टिकाएं खुदाई के दौरान मेसोपोटामियाई सभ्यता से मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था। इस प्रकार प्रत्येक हिसाब के लिए एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी, चाहे वह हिसाब कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ भाषाएं थी मेसोपोटामियाई सभ्यता में। ठीक है, कुछ 3 तरीके की भाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो उस दौर में हमने देखा था कि भी मेसोपोटामिया में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। उसी दौरान हमने पढ़ा कि इस प्रदेश की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन या सुमेरी भाषा थी। ठीक है, और 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी लोग इस क्षेत्र में आके बस गए तो वो अपनी भाषा बोलते थे। ठीक है, अकदी लोग जब यहाँ आए यानी अकदी भाषा बोलने वाले लोग जब यहाँ रहने लगे 2400 ईसा पूर्व के आसपास, तो वो अपनी अकदी भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो धीरे धीरे सुमेरियन की जगह अकदी भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद 1400 ईस्वी पूर्व में आके क्या हुआ कि अरामाइक लोगों का यहाँ प्रवेश होना शुरू हो गया, यानी ऐसे लोग जो अरामाइक भाषा बोलते थे। तो कुछ सालों के बाद में यानी लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा भी व्यापक तौर पे यहाँ बोली जाने लग गई थी। तो उसी तरीके से 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास हम एक बड़ा बदलाव क्या देखते हैं कि जो लेखन कला थी उस लेखन कला में जिन अक्षरों को, जिन वर्णों को लिखा जाता था किसी न किसी चिन्ह या संख्या के रूप में, वो कीलाकार हो गए, यानी कील के आकार के हो गए। कील यानी एक खूंटी जैसे आकार के देखने में प्रतीत हो गए। और जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा उनको लिखने के लिए, वो भाषा सुमेरियन हो गई। तो 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन हो गई। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव था जो मेसोपोटामियाई लेखन व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। अब साथियों हम ये देखेंगे कि लेखन कला का प्रयोग किस किस चीज़ को लिखने के लिए किया जाता था। तो लेखन का इस्तेमाल शब्दकोश बनाने के लिए, ठीक है, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए, कानून में किए गए बदलावों को उद्घोषित करने के लिए और हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता था। तो कई बार पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो भाई सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम एक शहरी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं और शहरों में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, तो उन आर्थिक गतिविधियों के दौरान जो भी हिसाब किताब होता था उसको लिखने के लिए, हिसाब किताब को एक स्थायी रूप देने के लिए लेखन का प्रयोग मेसोपोटामियाई सभ्यता में किया जाता था। दूसरा, राजा की उपलब्धियों के बारे में बताना है। भाई हर राजा ये कोशिश करता था कि उसने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो आम जनता उसको जाने, ताकि आम जनता में उसकी लोकप्रियता बढ़े और लोग उसके आदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर पाएँ। तो दूसरी चीज़ थी कि राजाओं के कार्यों को लिखने के लिए या उनके राजाओं ने जो कार्य किए हैं उनकी प्रशंसा का वर्णन करने के लिए लेखन का इस्तेमाल किया जाता था। तो 2 बातें आ गई। तीसरी चीज़, अब कोई कानून आया है नया या कोई पुराने कानून में शासक ने बदलाव किया है, तो लोगों को ये सूचना देने के लिए, ठीक है, तो सूचनाएं देने के लिए भी लेखन का इस्तेमाल किया जाता था। किस प्रकार की सूचना? कि पुराने कानून में ये बदलाव किया गया है। तो जो कानूनों में बदलाव हुआ उसके लिए भी उसको बताने के लिए लेखन कला का प्रयोग हुआ। साथ साथ भूमि का जब भी हस्तांतरण होता था, यानी एक व्यक्ति जब अपनी ज़मीन या अपनी भूमि किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता था तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए,
या फिर कोई पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करता था तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी लेखन का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से क्या है, जब एक आदमी दूसरे इंसान को अपनी भूमि हस्तांतरित करता था, अपनी लैंड ट्रांसफर करता था, तो लेखन के माध्यम से जो है उसका एक स्थायी रिकॉर्ड रख लिया जाता था और उसको एक कानूनी मान्यता भी मिल जाती थी। कल को जिसे मिली है, जिसको वो जमीन मिली है, वो जाके अगर उस जमीन के ऊपर कोई डिस्प्यूट है तो वो जाके क्लेम कर सकता है कि भाई कानूनन तौर पे ये जमीन मेरी है और ये देखिए इसका एविडेंस ये है कि मुझे लिखित रूप में मिला हुआ है। तो ये काम करने के लिए साथ साथ शब्दकोश, डिक्शनरीज बनाने के लिए भी लेखन कला का प्रयोग किया जाता था। अब मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी है कि भाई किसी एक स्वर या किसी एक व्यंजन के लिए लेखन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ठीक है, मेसोपोटामियाई सभ्यता में लेखन के कार्य के दौरान पूरे के पूरे अक्षर को दर्शाने के लिए किसी न किसी चिन्ह का या किसी संख्या का इस्तेमाल किया जाता था। तो वही चीज यहाँ पे है कि कीलाकार या कीलाक्षर चिन्ह का प्रयोग किसी एक व्यंजन या एक स्वर के लिए न करके पूरे के पूरे अक्षर के लिए किया जाता था। तो मैंने बताया कि अगर किसी लाइन में 10 वर्ड्स हैं तो उसके लिए, और वो 10 के 10 अलग हैं, तो उनके लिए 10 तरीके के चिन्ह सीखने पड़ेंगे। इसलिए लेखन का काम इतना भी आसान नहीं था जितना अभी हमें पढ़ते हुए लग रहा है, वो भी आज से 5000 साल पहले। इस प्रकार लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना पड़ता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की जरूरत होती थी। तो इससे एक चीज समझ आ गई कि जो लिखने वाला है उसको अगर 20 लाइनें लिखनी है तो उस 20 लाइनों में जितने अक्षर आएंगे उन हर अक्षर के लिए कोई ना कोई चिन्ह सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से लिखने वाले लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उन चिन्हों को पट्टिका के सूखने से पहले उसके ऊपर गोदना भी पड़ता था सरकंडे की तीखी नोक वाली लकड़ी से। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उच्च कौशल की जरूरत होती थी लेखन के कार्य के दौरान। तो साथियों, ये लेखन कला के बारे में था। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि इस लेखन का प्रयोग किया कहाँ जाता था। तो लेखन के प्रयोग को अभी हम देख लेते हैं। जब हमने इस अध्याय को शुरू किया था तो हमने मुख्यतः 3 शहरों की बात की थी। एक शहर था उर, एक था उरुक और एक था मारी। 3 मुख्यतः शहर थे। तो उसी में एक शहर आता है, उन तीनों शहरों में से एक शहर है उरुक। ठीक है, उरुक। और उरुक का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था एनमरकर। ठीक है, तो उरुक के शासक एनमरकर के बारे में एक महाकाव्य लिखा गया है। ठीक है, उस दौर में एक महाकाव्य लिखा गया था और उस महाकाव्य को सुमेरियन भाषा में लिखा गया था। ठीक, तो उरुक का शासक एनमरकर, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है एक सुमेरियन महाकाव्य से। उसी महाकाव्य में शहरी जीवन और लेखन कला के बीच के संबंधों को भी स्पष्ट किया गया है। तो उरुक के एक प्राचीन शासक एनमरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। तो अगर 1 नंबर में सवाल पूछा जाए कि सुमेरियन महाकाव्य किस शासक के बारे में लिखा गया है, तो सुमेरियन महाकाव्य एनमरकर के बारे में लिखा गया है। एनमरकर किस शहर का शासक था, तो एनमरकर उरुक शहर का शासक था। सुमेरियन महाकाव्य में किनके बीच के संबंधों की जानकारी मिलती है, तो सुमेरियन महाकाव्य में शहरी जीवन और व्यापार तथा लेखन कला के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेसोपोटामिया की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा में एक चीज सर्वमान्य थी कि भाई लेखन का जो कार्य है वो सबसे पहले शुरू किसने किया। तो मेसोपोटामियाई विचारधारा ये बताती है कि भाई लेखन का कार्य प्रारंभ या शुरू करने वाला शासक ही हुआ करता था या राजा ही हुआ करता था। ठीक है, और उसने क्यों शुरू किया, तो उसने शुरू किया व्यापार के लिए, व्यापार के दौरान हिसाब किताब को रखने के लिए। ठीक है, देखते हैं। मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। तो सवाल अगर आ जाए 1 नंबर में कि मेसोपोटामियाई विचारधारा के अनुसार सबसे पहले व्यापार और लेखन कला की शुरुआत किसने की, तो मेसोपोटामियाई शासकों ने व्यापार और लेखन कला की जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत की थी। अब इस महाकाव्य से हमें और भी कुछ जानकारियां मिलती हैं। वो क्या है, यह महाकाव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य
सूचना एकत्रित करने व सूचना को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने का साधन था। यानी लेखन के दौरान अलग अलग इलाकों की सूचनाएं इकट्ठी करके उनको लिपिबद्ध किया जाता था। साथ साथ किसी दूर दराज के इलाके में कोई संदेश भेजना है तो उसके लिए भी लेखन की जरूरत पड़ती थी। यानी राजा को जो भी अपना संदेश भेजना है वो लिपिक को बताएगा, लिपिक उसको गिल्ली मिट्टी की जो पट्टिका बनाएगा उसके ऊपर लिख देगा। बाद में अपने किसी दूत को पट्टिका देके दूसरे दूर दराज के क्षेत्र में उस शासक के पास भेज देगा जिसे वो सूचना भेजनी है। तो लेखन कार्य का ये भी महत्व था कि इसके वजह से सूचनाओं को एकत्रित किया जाता था, साथ साथ सूचनाओं को दूसरे किसी शासक को प्रेषित भी किया जाता था। इसके अलावा यह काव्य हमें बताता है कि लेखन कार्य से मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। बिल्कुल सही बात है भाई। लेखन शुरू क्यों हुआ? मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों में जो भी हिसाब किताब है उसको रखने के लिए। मेन बात तो यही थी, व्यापार के दौरान हिसाब किताब रखने के लिए। ठीक है, तो लेखन की वजह से कहीं ना कहीं मेसोपोटामियाई सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है शहरीकरण, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये लेखन का प्रयोग, लेखन का अपना एक इम्पोर्टेंस है कि सुमेरियन महाकाव्य जो एनमरकर के बारे में हमें जानकारी देता है, एनमरकर जो कि उरुक का शासक था, इसी महाकाव्य में हमें लेखन कला, व्यापार और शहरी जीवन के बीच के संबंधों की जानकारी मिलती है। इसी से हमें यह पता चलता है कि राजा ने ही व्यापार और लेखन को शुरू किया। इसी महाकाव्य से हमें यह पता चलता है कि भाई लेखन के दौरान सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता था और सूचनाओं को दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता था। इसी से हमें मेसोपोटामियाई शहरी संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो लेखन अपने आप में महत्वपूर्ण था मेसोपोटामियाई सभ्यता में। आगे चलते हैं। जो राजा स्वयं पढ़ा लिखा होता था वह अभिलेखों में अपनी इस उपलब्धि का उल्लेख करवाने में गर्व महसूस करता था। क्यों गर्व महसूस करता था? क्योंकि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। तो जिस भी किसी राजा को लेखन के बारे में जानकारी होती थी, जो लिखना जानता था, ठीक है, वो क्या करवाता था? अपनी इस उपलब्धि को सबसे पहले लिखवाता था कि फला फला राजा, फला फला शासक लेखन के काम को जानता है, क्योंकि वो उसकी अचीवमेंट थी। और ज़्यादातर मेसोपोटामियाई लोग पढ़े लिखे थे नहीं, तो लोगों को अचंभा होता था। लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस दौर में पढ़ना या लिखना इतना ईजी नहीं था। लिखने के लिए आपको सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ रहे हैं, हर चिन्ह को याद करना पड़ रहा है, हर एक अक्षर के लिए एक अलग चिन्ह, एक अलग संख्या है जिसको याद करना पड़ रहा है। लिखते समय तमाम तरीके की सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं। तो इसलिए लेखन का काम इतना आसान था नहीं कि हर कोई लिखना सीख पाए। इसलिए लेखन का काम अपने आप में किसी भी व्यक्ति की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता था। इसलिए जो भी राजा पढ़ा लिखा होता था वो सबसे पहले क्या करवाता था? वो इस बात को मेंशन करवाता था कि भाई मैं इस क्षेत्र का शासक, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो लोगों में उसका क्या है, वैल्यू बढ़ता था। तो साथियों, ये लेखन के बारे में स्लाइड थी और ये पार्ट 3 था मेसोपोटामियाई सभ्यता का। चैप्टर का नाम लेखन कला और शहरी जीवन, या शहरी जीवन और लेखन कला। तो 3 स्लाइड्स में ये चैप्टर लगभग आया है। इसके बाद नेक्स्ट में टॉपिक में हम लोग दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण था और उस शहरीकरण में मंदिर की भूमिका क्या थी, साथ साथ कितने तरीके के शहर होते थे, और राजाएं, जो राजा हैं, माफ़ कीजिएगा, जो राजा हैं या जो शासक हैं, उनका उद्भव कैसे हुआ। तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे फीडबैक भी दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।